हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है डेरिवेशन। हम पहले शुरू करेंगे डिराइव करने से। किसको डिराइव करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन को। और किस मेथड से? तो ग्राफिकल मेथड से। क्यों ग्राफिकल? कैलकुलस से जब डिराइव किया था तो क्या उससे हमारी खुजली मिटी नहीं? तो कैलकुलस था, बट व्हाट इज जो ग्राफिकल एनालिसिस है दैट इज द विजुअल एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। तो हमने उसको लास्ट में लाकर समराइज किया कि भैया स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व v, स्लोप ऑफ vt कर्व a, एरिया अंडर at कर्व डेल्टा v, एरिया अंडर vt कर्व डेल्टा x। इस बात का वन थिंग कि इतनी सारी डेरिवेशंस है, बोर्ड में कैसे बैठ के जाएंगे? नहीं, अरे ऑब्वियसली रटने सब पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप रटने बैठ गए लिटरली यू शुड नो देम, बट अगर आप रटने बैठ गए स्टार्टिंग पॉइंट याद है तो यू कैन गो टू दैट इक्वेशन बिकॉज़ यू नो द एंड पॉइंट। ये और ये मैथ्स तो है नहीं, ये हेंस प्रूफ लिख के इक्वेशन लिखने फिर वापस आए कर सकते हैं जो, अगर आपको बीच बीच में कुछ बातें पता हो तो मार्क्स तब भी दे देगा एक का। बट किसी भी डेरिवेशन की शुरुआत होती है, वो शुरुआत जब एक कहानी, जैसे इस लाइन पे मैंने कहानी ली, तो हमारे मोशन ने दे रखी टाइम बाद वेलोसिटी यू से भी हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको ज्वाइन कैसे करें? तो मैं कह रहा हूं उसके थोड़ी सी छोटा सा डिस्कशन, छोटा बहुत छोटा एकदम बारीक, ठीक है। वीटी कर्व का स्लोप क्या देता है? बोलो, वीटी कर्व का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। और हमारी सिचुएशन ने बोला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो भैया वीटी कर्व का स्लोप भी बोलेंगे, वीटी कर्व का स्लोप भी बोलो 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 का एंगल का स्लोप निकालते हैं। चलिए इसका स्लोप निकालें तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा। अच्छा जी, एवरेज या इंस्टेंटेनियस एवरेज, ऑब्वियस सी बात, 2 पॉइंट तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा जी, परपेंडिकुलर कितना है सर? वो तो है डेल्टा v अपॉन बेस कितना है सर? डेल्टा t। चलिए डेल्टा v निकाल के बताओ। तो यहां पे आप पॉइंट देखो, ये जो लेंथ है वर्टिकल का वो कितना होगा? v माइनस u, वही तो देखा अभी हमने। और जो नीचे उसके आएगा तो 0 से t गया था तो वो तो सिंपल t है, और वो किसके बराबर है? 1 है। अरे सर पहला वाला इक्वेशन तो आता हुआ दिख रहा है, हां v माइनस u इज इक्वल टू टेल मी समथिंग। तो एरिया अंडर vt कर्व, एरिया अंडर vt कर्व क्या देता है? चेंज इन पोजीशन, किसी का भी सन हो, ठीक है। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या। तो यहां पर एरिया अंडर वीटी कर्व इज चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स को अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और इस अब चाहिए एरिया अंडर कर्व, ठीक। अब एरिया अंडर कर्व निकालने का क्या तरीका होगा? तो हमने सबसे पहले शुरू किया था कि एरिया अंडर कर्व दो तरह के होते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी। यानी हम इस वाले इक्वेशन में v माइनस यू की जगह पर एटी रख देंगे और थोड़ा रीअरेंज भी कर ही देते हैं। तो s इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू टी, उसको नहीं छेड़ना, v माइनस यू की जगह पे एटी लिखा प्लस यूटी लिखा और रीअरेंज कर दें तो फाइनल आंसर आएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब मैं फिर बता दूं कि मैं अभी इक्वेशन पे फोकस, ये इंपॉर्टेंट है, यही मेन है। क्या पढ़ना एक बार? मोस्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, ठीक है, वेदर ड्रॉन फ्रॉम स्क्रैच और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैंने क्या कहा था कि ग्राफिकल एनालिसिस में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 3 तरह के सवाल हैं। और वो 3 तरह के सवाल ये हैं, पहला ड्रॉ फ्रॉम स्क्रैच, एकदम बेसिक से शुरू करिए। कैसे स्लोप हम कैसे चेक करेंगे? कांस्टेंट की वेरिएबल, तो याद होगा आपको, मैंने कई पॉइंट्स पर टेंजेंट बनाए, और टेंजेंट भी जितने भी यहां पर टेंजेंट बनेंगे यू नो दिस, सबका एंगल वही होगा जो स्ट्रेट लाइन का है, थीटा, यानी सबका स्लोप सेम होगा। तो स्ट्रेट लाइन वो है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो जब भी मुझे कोई 2 पॉइंट के बीच में कर्व बनाना है जिसका स्लोप कांस्टेंट है, क्या बोला बिंदु? नहीं, तो कर्व है ना पूरा। तो अगर यहां पर dy by dx डिपेंड्स ऑन x और x इज चेंजिंग, देन यानी dy by dx भी चेंज होगा। अच्छा, तो dy by dx क्या है? dy by dx है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द y वर्सेस x कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द y वर्सेस x कर्व। जिस पॉइंट का x लिखोगे, जो भी x, यहां देखिए, जो भी x, यहां पर बहुत x हो रहा है, कुछ लोग खो गए, ठीक है, इस उम्र में ये यहां किसके अबाउट सिमेट्री भाई? x के अबाउट, यानी ये इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू ky स्क्वायर, ऑड पावर सिमेट्री। तो ये जो पैराबोला है वो y के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब ऑड पावर y की, और ये जो पैराबोला है वो x के अबाउट सिमेट्रिक यानी ऑड पावर x की, ठीक, आप स्क्वायर वाला है। लेकिन हमें चाहिए dy by dx। अच्छा, तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, लेट्स से इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो dy by dx क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट किया क्या आएगा? dy by dx, तो वो आएगा k into 2x। अच्छा सर, यहां अगर हम देखें तो dy by dx जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी अगर वैल्यू ऑफ x बढ़ेगी तो dy by dx भी बढ़ेगा, क्लिक करेगा तो 1/2 रूट x। अच्छा, तो इतना तो समझ आया यार, जब एक्सिस पे इधर की तरफ मूव करेंगे तो भैया x तो बढ़ेगा, और अगर x बढ़ेगा तो 1/रूट x घटेगा, और 1/रूट x घटेगा क्योंकि दिख रहा है कि dy by dx x से इनवर्स तरीके से रिलेटेड है। तो जब रूट x बढ़ेगा तो 1/रूट x घटेगा, यानी ये तुमसे पूछे कि -4 बड़ा या -3, ठीक, अगर तुमसे पूछ रहा है तो बताओ, ठीक है, -4 या -3 कौन? तो भैया यहां पर -3 बड़ा है, क्योंकि आप जब नंबर लाइन में एंगल यहां वो है θ2, और दिख रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी अगर a से b की तरफ हम मूव करते हैं ऑन अ y वर्सेस x कर्व, तो जो आपका एंगल, मैंने स्लोप का कुछ नहीं कहा, एंगल को 10 में पुट करते हैं तो tan θ मिलता है। वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो अभी थोड़ी आ गया, दिस इज नॉट द, मतलब आपका बेसिक स्टेप ये थोड़ी है, वो तो अभी आएगा। तो ये 180 में ऐसा बना, फिर 180 में ऐसा बनेगा, ये अपना tan θ का कर्व है। अब आप नोटिस करिएगा कि हम tan θ की जब चिंता कर रहे हैं तो वी आर डीलिंग विद 90 to 180, 90 to 180। अब 90 to 180 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड डिग्री से कम लिया मतलब मैंने 90 से 180 के बीच में पॉइंट लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिया। अब ये जो पॉइंट लिया यहां पर, इसको एक्सटेंड किया तो आप देखिएगा वो इधर कोई वैल्यू को दे देगा, ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है उसको वैल्यू दे देगा। और जब हम कम एंगल कर देंगे, कम एंगल की तरफ चले जाएंगे तो आप देखिए ज्यादा, ठीक है, क्या हुआ जब हम नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है डेरिवेशन। हम पहले शुरू करेंगे डिराइव करने से। किसको डिराइव करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन को। और किस मेथड से? तो ग्राफिकल मेथड से। क्यों ग्राफिकल? कैलकुलस से जब डिराइव किया था तो क्या उससे हमारी खुजली मिटी नहीं? नहीं, क्योंकि जब एनसीईआरटी की नहीं मिट रही तो हम अपनी कैसे मिटा दें उतने में। तो हमने पहले
कैलकुलस से शुरू किया, कैलकुलस से इक्वेशन को डिराइव किया, कैलकुलस में समझा क्या कि कैलकुलस दो चीजों पे फोकस करता है, एक हाउ थिंग्स चेंज एंड सेकंड हाउ मच दे ऐड अप टू, कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का चेंज निकालना है किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, दैट रिलेटिव चेंज वाज कैलकुलेटेड इन टू वेज, वन वाज एवरेज, द अदर वाज इंस्टेंटेनियस, क्षणिक, अभी अभी क्या हो रहा है उसकी बात। फिर उसी चेंजिंग रेट से, उसी रेट से हम गए इंटीग्रेशन पे और हमने कहा भैया ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल गया, अब हमें बड़ा चेंज चाहिए, कुछ समय के बाद का, कुछ इंटरवल के बाद का चेंज चाहिए। कितना क्वांटिटी एक्यूमुलेट हुआ, बूंद बूंद भर के पानी गिर रहा है, ठीक है, उसका रेट हमें पता है, कितना बूंद बूंद पर यूनिट सेकंड वो पानी गिर रहा है, पता है, बट उस रेट को हम जानकर क्या करेंगे, यूज करेंगे किसी प्रोसेस में कहीं पर। लेकिन अगर उसी रेट को उठा लिया जाए और फिर इंटीग्रेशन में झोंक दिया जाए तो वहां पर हमें टोटल चेंज, टोटल एक्यूमुलेशन की कुछ देर बाद कितना पानी किसी जगह पर इकट्ठा हो गया वो मिल जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो कैलकुलस दो चीजों पे चल रहा था, एक स्लोप, समझे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेन थीटा स्लोप, और डिफरेंशिएशन किसका स्लोप देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। एंड उसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या करता है भैया, एरिया अंडर द कर्व निकालता है, जिस रेंज में आप वो चेंज चाहते हैं, टोटल चेंज निकालना चाहते हैं, एक्यूमुलेशन फाइंड करना चाहते हैं, वो निकालकर आपको खुशी खुशी दे देता है। उसकी कैपेसिटी यही कह रही है कि भैया एरिया अंडर द कर्व निकलेगा। अब ये तो कैलकुलस था, बट व्हाट इज जो ग्राफिकल एनालिसिस है, दैट इज द विजुअल एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। तो हमने उसको लास्ट में लाकर समराइज किया कि भैया स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व v, स्लोप ऑफ vt कर्व a, एरिया अंडर at कर्व डेल्टा v, एरिया अंडर vt कर्व डेल्टा x। इस बात को याद रखते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करके ले आते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक पार्टिकल है, दैट पार्टिकल विल बी परफॉर्मिंग अ मोशन, एंड उसके लिए उसकी छोटी सी कहानी, बहुत ही एक लाइन में भाई की कहानी बयां हो पाई, फिर उठा ले गए उसको। ज्यादा बोल देगा तो सच पता चल जाएगा, कोई नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस करिएगा कि, नोटिस करिए मत भेज दीजिए, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, यानी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी u टू v इन टाइम t, ठीक है। यानी हमारा पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, अगर आपने ध्यान दिया हो, और होपफुली दिया ही होगा, नहीं दिया तो फिर मिलिए। बट यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तो आप याद करिए जब मैंने कैलकुलस में आपने मतलब आपसे बात शुरू की थी, आई स्टार्टेड द डिस्कशन अबाउट द कैलकुलस, सो इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट वी सॉ दैट कैलकुलस उस चीज पे चर्चा करता है जहां पर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो, ताकि जनरल डिस्कशन हो सके। इट्स नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक केस वेयर द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड यू गो इन दैट स्पेसिफिक केस, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये वही है, उसी का तो डिराइव, मतलब उसी को हमने डिराइव करना है, डेरिवेशन करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन किसकी हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, जो आज के जमाने में बहुत कम है, ठीक, सब बदल रहा है। और वैसे भी बदलाव संसार का नियम है, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। वाह। तो यहां पर आप जब वेलोसिटी u से v होती है इन टाइम t, तो मैं तो कह रहा हूं कि भैया किस कर्व को बनाएं, सबसे पहले शुरू किससे करें, क्योंकि अपने पास तीन इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है वी नीड थ्री डिफरेंट सिचुएशंस, नहीं थ्री डिफरेंट कर्व्स। सिचुएशन तो एक का होगा ना भाई, ये कई पार्टिकल का तीन अलग अलग केस लेकर डिराइव कर दोगे, नहीं। लेट्स टेक अ सिंगल सिचुएशन जो यहां पे लाल रंग से रंग दिया गया है, और उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी। और अब हम शुरू किससे करेंगे, तो मैं कह रहा हूं एक बार थोड़ा छोटा सा चर्चा कर लेते हैं कि शुरू किससे करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कौन सा ऐसा कर्व है जिससे दो बातें मिलती हैं। रुको पहले इसको देख लो, एक बार नजर डाल लो, इसको नजर डाल लो, नजर डाल। कौन सा ऐसा कर्व है जो इन चार बातों में दो बार आ रहा है, कौन सा ऐसा कर्व है बताइए, कौन सा ऐसा कर्व है बताओ। तो मैं बोलेगा, क्या बोलेगा कि आपको दिखा होगा वहां पर वीटी कर्व है जिससे दो चीजें मिलती हैं, वीटी का स्लोप इज एक्सेलरेशन एंड वीटी का एरिया इज डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम वीटी कर्व से शुरू करते हैं, वीटी कर्व से, तो कहीं ना कहीं अपना तीन में से शायद एक तो मिल ही जाए। चलो लेट्स बिगिन विद दिस होप, बट आफ्टर डेरिवेशन आई विल टेल यू हाउ टू
या आफ्टर क्या, ड्यूरिंग डेरिवेशन जब मैं कर रहा हूंगा तो उन बातों को सुनिएगा, उस प्रोसेस को समझिएगा। दैट्स व्हाई, मतलब दैट इज नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि इतनी सारी डेरिवेशंस हैं, बोर्ड में क्या सब रट के जाएंगे? नहीं। अरे ऑब्वियसली रटने सब पढ़ेंगे ना, लेकिन अगर आप रटने बैठ गए, लिटरली वी शुड नो देम, बट अगर आप रटने बैठ गए, स्टार्टिंग पॉइंट याद है तो यू कैन गो टू दैट इक्वेशन बिकॉज यू नो द एंड पॉइंट। और ये मैथ्स तो है नहीं, ये हेंस प्रूव्ड लिख के इक्वेशन लिख दे फिर वापस आए, कर सकते हैं जुगाड़, अगर आपको बीच बीच में कुछ बातें पता हो तो मार्क्स तो तब भी दे देगा इक्का दुक्का। बट किसी भी डेरिवेशन की एक शुरुआत होती है, वो शुरुआत जब एक कहानी, जैसे इस लाइन पे मैंने एक कहानी लिख दी, अब मुझे पता है कि मुझे इन्हीं के साथ खेलना है, जो करना है, एंड आई रिमेंबर 3 इक्वेशंस। तो मैं क्या करता हूं, जिस कर्व का सहारा सबसे बढ़िया था, 2 बातों में आ रहा था, उस वीटी कर्व को मैं यहां पर बना लेता हूं। वीटी कर्व कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूं बिकॉज मेरे पास कोई यूनिट यहां पर है नहीं, ठीक है, तो मैं कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूं, जनरल बात हो रही है, ठीक है। अब ये वीटी कर्व है और कहानी के हिसाब से पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो इनिशियल स्पीड है दैट इज u, और कुछ टाइम t बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई v, यानी यहां कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट है मेरे पास। अब भैया कर्व का मतलब होता है पॉइंट्स को ज्वाइन करना, तो चलिए ज्वाइन करते हैं। लेकिन 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 ज्वाइन करने से पहले एक बात का दिक्कत है, सर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, घुमावदार लाइन बना दो, पैराबोला बना दो, कछू बना दो, रैंडम, एनी कर्व। बट जब हम इन 2 पॉइंट्स को, अच्छा वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये भी देख लो, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, लाल गोले पे नजर डालिएगा, एक ये, क्योंकि इनिशियल टाइम पे देखिए u और t टाइम पे वेलोसिटी v हो गई। अब कंफ्यूज मत होना कि सर एक ऊपर भी v है नीचे भी v है, कौन सा v हमारा v है? अरे ऊपर वाला v इज फॉर द वर्टिकल एक्सिस नेम, कि वो वेलोसिटी की एक्सिस है, और नीचे वाला v क्योंकि इक्वेशन में v आता है, अच्छा लगेगा ना, ठीक है। तो नीचे वाला जो v है वो एक वैल्यू है, ठीक है वो एक वैल्यू है। मौसम बढ़िया, गजब बदल रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो वेलोसिटी है v उस पॉइंट पर, वो एक वैल्यू है, और वैसे भी वो हमारे मोशन में दे ही रखी है, टी टाइम बाद वेलोसिटी u से v हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको ज्वाइन कैसे करें, तो मैं कह रहा हूं उसके लिए थोड़ी सी छोटा सा एक डिस्कशन, छोटा, बहुत छोटा, एकदम बारीक, ठीक है। वीटी कर्व का स्लोप क्या देता है, बोलो? वीटी कर्व का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। और हमारे सिचुएशन में बोला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो भैया वीटी कर्व का स्लोप भी बोलेंगे, वीटी कर्व का स्लोप भी बोलो 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 क्या होना चाहिए, बोलिए वीटी कर्व का स्लोप क्या होना चाहिए भैया? तो वीटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जब भी किसी कर्व का जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है। किसी के मन में आया सर जीरो भी तो होता है, जीरो इज नो एक्सेलरेशन, नहीं है, कांस्टेंट होना इज नॉट बीइंग जीरो, ठीक है। कि सर हमारे जो मार्क्स हैं वो हर बार जीरो आ रहे हैं, तो हम तो कंसिस्टेंट हैं, हमारा जो प्रिसीजन हो तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। ऐसी मशीन उठा के बाहर फेंक दो। जो इतना पॉजिटिव हो गया है, इतना पॉजिटिव हो गया है जीवन में कि वो हर, मतलब इतना आशावादी हो चुका है कि हर निराशावादी सिचुएशन में इतनी आशा ढूंढ ले रहा है कि वही आशा बाद में गिरा गिरा के मारेगी। तो जीरो एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट सेम, सो डोंट कंफ्यूज। सो किस कर्व का स्लोप कांस्टेंट होता है बताइए? अरे तेल लेने जाए बाकी डिस्कशन, मैथमेटिकल टूल तो पढ़ा ही है ना, स्ट्रेट लाइन तो आगे देखेंगे ही, बट क्या इतना बात हमें नहीं पता? अरे बिल्कुल पता है भैया, तो बोलो। सर मन में बोला, आप तक बात कैसे पहुंचाएं? कमेंट, ठीक। तो किस कर्व का स्लोप कांस्टेंट होता है? बाकी सब देखा ना देखा हो, 3 मैंने कमेंट ऑन द मोशन टाइप के क्वेश्चन पिछले लेक्चर में, कमेंट ऑन द टाइप ऑफ मोशन 3 कर्व दिए मैंने, उनको मैंने डिस्कस किया। वहां देखकर कुछ तो पता चला कि एकमात्र कर्व ऐसा है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, और उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट अ लाइन। तो यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको ज्वाइन करने का मन है तो आप स्ट्रेट लाइन बनाइए, तो बना दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन पे हर जगह टेंजेंट अगर बनाया जाएगा तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, और मैं ये पॉइंट्स नीचे की तरफ मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर भी। अच्छा अब 1 मिनट ये भी कर दें। अच्छा चलिए, अब सबसे पहले शुरू करते हैं किससे? तो सबसे पहला जो पॉइंट शुरू होगा वो होगा स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन।
स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल? इट्स कांस्टेंट। तो सर चलिए वीटी कर्व से स्लोप निकालते हैं। अच्छा फिर ये तो इंस्टेंटेनियस स्लोप कैसे निकालें? अगर किसी ने इंस्टेंटेनियस बोला कसम से, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में इंस्टेंटेनियस होता है कि एवरेज होता है? अरे कांस्टेंट है, यहां सेम है, तेल लेने जाए 2 मिनट, ये बता। सर आप तेल लेने बहुत भेजते हो, महंगा है, ठीक है, अब नहीं भेजेंगे। तो यहां पर जो दो पॉइंट है उनके बीच में जो लाइन बनाई गई है उससे हमें स्लोप निकालना है। तो पहली बात, दो पॉइंट बोलते ही दिमाग सीधा एवरेज पे चले जाना चाहिए। एंड द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका एवरेज, उसका इंस्टेंटेनियस और वो खुद सब क्या होंगे? सेम। तुम्हारे अगर 5 सब्जेक्ट में 80 नंबर आए हैं, 4 बार का एक और 80, 5 सब्जेक्ट है उसमें 80 नंबर आए हैं, बताओ एवरेज क्या होगा? 80। निकालने की जरूरत है कि सर को 80 × 5 400 बाई 80। अच्छा ऐसा करने बैठे, बाय 5 करके निकाल लेंगे सर 80? नहीं, when the quantity is constant you should not deal with it, we already know, पता है। भरोसा किस पे होता है? जिसके बारे में हमें मालूम हो। अगर किसी के मार्क्स 78 आए, किसी के 63 आए, मतलब 5 सब्जेक्ट में अलग अलग इतने वेरी कर रहे हैं, इतने प्राइम नंबर आ रखे हैं कि जोड़े बिना कुछ नहीं होने वाला, तो वहां हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। लेकिन यहां कह सकते हैं, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा तो स्लोप निकालते हैं, तो पहले एवरेज स्लोप निकालते हैं। तो अपने को इतना तो मालूम है एवरेज स्लोप कैसे निकलता है। ये रहा थीटा, ये रहा चेंज इन वर्टिकल, और ये रहा चेंज इन हॉरिजॉन्टल। द वर्टिकल लेंथ ऑफ वर्टिकल आप इस कर्व को देखकर बता सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। ये लेंथ है u, ये पूरी लेंथ है v, देखना ये लेंथ है u, ये पूरी लेंथ है v। तो बचाओ ये कितनी बची? तो बताओ ये कितनी बची? वो बच्चा और बताओ का बीच बचाओ रह गया, ठीक है। बचाओ नहीं भैया, बचाने के लिए तो हम हैं, बचाएंगे, सब्र रखिएगा, पेशेंस। पेशेंस इज द की विच कैन ओपन एनी लॉक, ठीक है। अब यहां एक्सेलरेशन है a, तो एक्सेलरेशन a मतलब थोड़ी देर के लिए पहले इस ट्रायंगल का स्लोप निकालते हैं। चलिए इसका स्लोप निकालें, तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा। अच्छा जी, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? एवरेज, ऑब्वियस सी बात, 2 पॉइंट तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा जी, परपेंडिकुलर कितना है सर? वो तो है डेल्टा v, अपॉन बेस कितना है सर? डेल्टा t। चलिए डेल्टा v निकाल के बताओ। तो यहां पे आप पॉइंट देखो, ये जो लेंथ है वर्टिकल का वो कितना होगा? v माइनस u, वही तो देखा अभी हमने। और जो नीचे उसके आएगा तो 0 से t गया था, तो वो तो सिंपल t है, और वो किसके बराबर है? a के। अरे सर पहला वाला इक्वेशन तो आता हुआ दिख रहा है, हाँ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक बार क्या हुआ, बहुत टाइम पहले ऐसे बच्चा था, उसको बोर्ड का प्रिपरेशन में ऐसे पर्सनली करवा रहा था, ठीक है, पर्सनली बोर्ड का प्रिपरेशन करवा रहा था। तो उसको ऐसे 3 मार्क के लिए स्कूल में ऐसे पूछा गया कि v मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करो। भाई ने सिर्फ इतना लिखा 3 मार्क में। अब टीचर मां बहन की गाली नहीं दे सकती थी, बस यही था, बट 3 मार्क के लिए तुम ये लिख के चले आओगे? नहीं, इधर एक कहानी है पूरी, बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है। मोशन को समझाओ, ग्राफ बनाओ, ग्राफ में 1-2 पॉइंट को नाम दो, कोऑर्डिनेट दे दो, अच्छा लगता है तो। सामने वाले ने तुमसे इतनी मेहनत से एक सवाल पूछा जो कई साल से सेम छप रहा है, तब भी मेहनत से पूछा, वो भी ना करता तो और तुमने उससे भी कम, वो चोर तो तुम महाचोर, गलत है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसको याद रखिएगा, शायद जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़े तो कोई नहीं। अब मैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे चर्चा नहीं स्टार्ट कर दूंगा कि देखो भैया वेलोसिटी दिख रहा है, इस इक्वेशन से दिख रहा है कि वेलोसिटी वेरीज लीनियरली विद टाइम इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये सब मैं डिस्कस करने अभी थोड़ी बैठ जाऊंगा। अरे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन आने तो दे, आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल एंटर इनटू ईच एंड एवरी पॉइंट। इक्वेशन में टी क्या है वो देखेंगे, वी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, एस क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, सब देखेंगे। समझना जरूरी है भैया। साइन कन्वेंशन क्या है, सब देखेंगे। बहुत बेसिक से यूएएम यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन शुरू होगा, तब आप चिंता मत करिए, इतना बेसिक रूडिमेंट्री डिस्कशन नहीं होने वाला, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो फिर से हमारे पास कर्व है, मैं एक ही कर्व का सहारा लूंगा और जे कर्व है वीटी कर्व। सर आप वीटी कर्व क्यों ले रहे हो हैं भाई? Why we are taking VT curve? Tell me. VT कर्व लेने का पर्पज सिर्फ एक है, क्योंकि यही एकमात्र कर्व है जिसका स्लोप भी कुछ ना कुछ देता है, जिसका एरिया भी कुछ ना कुछ देता है। AT कर्व के आगे नहीं बढ़ सकते, XT कर्व के पीछे नहीं जा सकते, इसलिए वो सहारा सही नहीं है। और वैसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन टाइम को लेकर चलती है, इसलिए हम VT का सहारा लेते हैं। मैं इस कर्व को दोबारा सेम तरीके, और इस बार मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं, ठीक है, जो उसके बेसिक वैल्यूज हैं उसको लिख दे रहा हूं।
थोड़ा सिंपल अच्छा दिखेगा ना, मतलब भर जाता है वो पिछले वाले में तो। ठीक, अब ये कर्व है अपना, तो कर्व की शुरुआत अब क्या करें भैया, स्लोप का तो कहानी हो चुका, स्लोप पे तो चर्चा हो गया और ये भाई ने डिराइव करके दे भी दिया। क्या बच गया वीटी कर्व का? टेल मी समथिंग। तो एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है? चेंज इन पोजीशन, किसी का भी सन हो, ठीक है। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या संचय। तो यहां पर एरिया अंडर वीटी कर्व इज चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स को ही अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और इस अब चाहिए एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अब एरिया अंडर कर्व निकालने का क्या तरीका होगा? तो हमने सबसे पहले शुरू किया था कि एरिया अंडर कर्व दो तरह के होते हैं, एक वो जहां पर आप एरिया को नॉन शेप में तोड़ सकते हैं सिंपल भाषा में, और एरिया आराम से हौले हौले चुग चुग के एक एक पार्ट का एरिया निकाल लीजिए। तो अब यहां पर जो शेप है, क्या ऐसा नहीं लगता ये नॉन शेप, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है। ये कोई इरेगुलर कर्व तो है नहीं कंटिन्यूस जहां पे आपको तकलीफ हो, बेंड है, स्ट्रेट लाइन है, खत्म बात। तो मैं क्या करता हूं, ब्लू रंग का सहारा लेकर इसको दो पार्ट में तोड़ दे रहा हूं। इसमें एक पार्ट ये रहा, रुकना, इसमें एक पार्ट ये वाला है, ठीक है, और इसमें एक पार्ट ये वाला है, ठीक। ये वाला जो एरिया है वो A1 और ये वाला जो एरिया है वो A2, ये दो एरिया है A1 एंड A2। अब मैं सिंपल ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एरिया अंडर कर्व है, यानी वो सिंपल A1 प्लस A2 होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं। तो A1 को लिखते हैं पहले यहीं पर, इसी कर्व को देखिएगा, A1 को यहीं लिख रहे हैं अपन, ठीक है, वाइट। तो A1 को लिख रहे हैं पहले। A1 क्या होगा? A1 वो छोटा सा ट्राइंगल है, तो उस ट्राइंगल की क्वांटिटीज आप पहले निकाल लें अपन, है ना भाई, उस जो क्वांटिटीज है पहले वो निकाल लेते हैं अपन। तो यहां से यहां तक का ये जो लेंथ है पहले ये लिखते हैं। तो अपन वो तो बात कर ही चुके हैं कि सर ये तो b माइनस यू होता है, ठीक है। साथ ही साथ अपन ये बात कर चुके हैं कि यहां से यहां तक का, रुकना, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का लेंथ वो t है। तो अपन ये तो देख ही चुके हैं, मतलब ये तो आप समझेंगे इस पॉइंट पर कि हम देख ही चुके हैं, ठीक है। बार बार फोन बज रहा है, तो ये तो हम देख ही चुके हैं इस पॉइंट पर कि जो आपका वीटी कर्व है, ठीक है, जो आपका वीटी कर्व है उसका एरिया निकालना है, और एरिया से क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एरिया से जो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो हमको निकालना है, ठीक। बीच में फोन बज रहा था, बहुत बार बार बजा, ध्यान भटक जाता है, ठीक है। जीवन में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोचिए इस उम्र में आके इतने लोगों को पढ़ाने के बावजूद भी उस डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में दुनिया एकदम यहां से वहां हो जाएगी, ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि हम इतना ज्यादा कनेक्टेड हैं हर चीज से आसपास की, वी कनेक्टेड आवरसेल्फ दैट वी आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड। इसीलिए इस संसार में जो इंसान थोड़ा सा भी अपना फोकस बना लेता है वो पहुंच जाता है, समझे? इजी। ये नहीं कि मैं मतलब ये क्या बोलते, मैं इस जैसे मैंने उठाया नहीं फोन ऑब्वियसली बिकॉज आई सॉ कि कॉल किसका है, लेकिन मुझे इतना समझ आया कि यार उस पॉइंट मेरा मन तो क्या, एक बार देखूं, मेरा मन तो क्या, मैं जाके कुछ मतलब, ठीक। बट दैट डिस्ट्रैक्शन टेक्स यू अवे, एंड दिस एवर डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, हर आदमी डिस्ट्रैक्टेड है, हर चीज डिस्ट्रैक्टेड है। जिसने भी थोड़ा सा फोकस एक जगह रखा होगा, you'll reach where you want to go, सिंपल। यही बात नहीं समझ रहे हैं अपने, कोई नहीं, चलिए। तो यहाँ पे A1 जो एरिया है वो निकालना है, ठीक है। अब A1 एरिया मतलब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस का मतलब है t, हाइट का मतलब है v माइनस यू। और फिर दूसरा एरिया निकालते हैं A2 क्या है? A2 दिख रहा है कि सर वो तो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ ut कर लिया सीधा, ठीक। तो जब एरिया है S इज इक्वल टू A1 प्लस A2, तो उसको अपन उठा के लिख देते हैं, और फिर बाद में थोड़ा रीअरेंज कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगे ना यार, वो नॉन फॉर्म में आता है, मजा आता है थोड़ा, नहीं बाकी आ तो जाएगा उसमें क्या। सर A1 है 1/2 इंटू t इंटू v माइनस यू प्लस ये है ut, ठीक है। एंड फ्रॉम वन v इज इक्वल टू यू प्लस at। 1 से क्या मिला? v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब अगर 1 से अपने को मिला v इज इक्वल टू यू प्लस at, इसका मतलब हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, हाँ दिखना भी चाहिए, v माइनस यू इज इक्वल टू at।
यानी हम इस ये वाले इक्वेशन में v माइनस यू की जगह पर at रख देंगे और थोड़ा रीअरेंज भी कर ही देते हैं। तो s इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू टी, उसको नहीं छेड़ना, v माइनस यू की जगह पे at लिखा प्लस ut लिखा और रीअरेंज कर दें तो फाइनल आंसर आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मैं फिर बता दूं कि मैं अभी इक्वेशन पे फोकस नहीं हूं कि हम इक्वेशन पे चर्चा करने लग जाएं, ठीक है। हम राइट नाउ नॉट फोकस ऑन द इक्वेशन, बिकॉज अब मैं इसको बोलूंगा कि हाँ सर देखिए यहाँ पे तो दो पार्ट हैं इस इक्वेशन के, एक है जो वेलोसिटी वाला पार्ट है, एक एक्सेलरेशन वाला पार्ट। ut इज फॉर वेलोसिटी, जो आपका हाफ at स्क्वायर है वो एक्सेलरेशन। मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो मतलब आप सोचिए मैं ये सब चर्चा में घुस जाऊंगा, अरे कि यहाँ पे t की पावर 2 है यानी क्वाड्रेटिक होगा s वर्सेस t, समझ रहे हैं आप उसको? नहीं, ठीक। तो ये हम उसमें नहीं एंटर कर रहे, सिर्फ ग्राफ एनालिसिस का पोर्शन में जितना जितना मैंने अब तक समझा उसको मैंने अप्लाई किया, जैसे मैंने कैलकुलस में अप्लाई किया था। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही टुपक करके कूद गया था, मैं कूदा भी, ठीक। दैट प्रैक्टिकल वी आर, ओके। चलिए, तो अब लास्ट है मतलब नहीं, लास्ट सिर्फ डेरिवेशन का लास्ट, ओके, बाकी तो है। चलिए, तो यहां पर फिर से हम आए, हमने बना दिया वीटी कर्व और फिर से वही हमारा पार्टिकल आज, ठीक है। चलिए, ठीक, तो यहां पे 0, ये कैसा 0 था, ये 0 u, यहां पर t और ये v, ठीक है। अब क्या करेंगे, सुनना सर, आप स्लोप तो यूज कर चुके, एरिया भी यूज कर लिया, अब क्या करोगे? अरे आपने फिर से शेड करना शुरू कर दिया, चीटिंग? नहीं, ये चीटिंग नहीं है। मेरे को दिख रहा है कि ये थोड़ा बोल्ड यूज करते हैं, हाँ, ये एक ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो आप कर तो चुके, एरिया तो खेला था हमने यहां पर, नहीं फिर से खेलेंगे, लेकिन इस बार हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों तोड़ें भाई, क्यों हम अलग करें, क्यों भेदभाव करें, क्यों हम एक लकीर खींच दें बीच में? चलिए टाइम पास बंद करते हैं। इसका जो एरिया है हमें टोटल चाहिए और हम ट्रेपेजियम का एरिया पूरा एक निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे। विल नॉट ब्रेक इट टू द ज्योमेट्रिकली डिकम्पोजेबल पार्ट्स व्हिच आर रिकॉग्नाइजेबल बाय अस, नहीं करेंगे ऐसा, बहुत हो चुका। इस लकीर को भैया ये बीच की दीवार गिरा देते हैं। तो यहां पर ट्रेपेजियम ले रहे हैं और ट्रेपेजियम का अब एरिया चाहिए। अच्छा जी, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया, अभी ये का है, जो ट्रेपेजियम का एरिया है, ध्यान दीजिएगा, अब फिर से वही एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और एरिया अंडर वीटी कर्व देता है डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई शक नहीं, ओके। तो ये जो एरिया है उसको निकालने के लिए पहले मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख देता हूं। ये लिख चुका हूं मैं एक जगह वैसे तो, ठीक है, बट सर हम दोबारा देखते नहीं, एक बार हमने जो कमिटमेंट कर दी तो हम उस कमिटमेंट को कभी पूरा नहीं करते। ये आइडियोलॉजी है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो अगर ये आइडियोलॉजी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा। हर एक बात कहीं ना कहीं आई होगी, तभी मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर वो बात कहीं और नहीं आई और यहां नई है, पहली बार है, न्यू है, तो आप चिंता मत करिए उसका। आदमी जब इतनी बातों को, बेसिक बातों को भी इतना एक्स्ट्रापोलेट करके समझा रहा है, इतना डेप्थ में जाके सोच रहा है, समझा रहा है, अपनी एनर्जी यूज कर रहा है, मैं चाहूं तो इसको रेस्ट्रिक्ट करके टाइम बेस पे भी चल सकता हूं, बिकॉज इतने कोचिंग्स में पढ़ाया है, उनका एक लिमिटेड टाइम में सिलेबस खत्म करना होता है, रिक्वायरमेंट होती है, भले ही जितना भी समझ आए नहीं आए। बट वही आइडियोलॉजी से मैं थक चुका था, उसी माइंडसेट को रखने से, उसी माइंडसेट को बेयर करके चलना कि हमेशा सिर्फ सिलेबस टू सिलेबस जिंदगी चलने, बिकॉज दिस इज अ कॉर्पोरेट कल्चर। कोचिंग कब से कॉर्पोरेट हो गए भाई, बट हैं तो क्या करें, ठीक है। तो यहाँ उससे क्या होता है, वो मशीनरी चलती है बढ़िया, क्योंकि उस मशीनरी में कई लोग हैं जो टाइम पास कर रहे हैं और जिंदगी मतलब चला रहे हैं। शायद वो ये नहीं सोचते होंगे कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है भाई, लेकिन मेरे से ना होता है। मैं अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक किसी ने बता दी, तो मैं अलग लेक्चर बना के बैठ जाऊंगा उसको समझाने के लिए कि मिस्टेक हुई थी, चाहे जितनी बार मुझे बोलना पड़े कि गलती मेरी थी, क्योंकि इंसान है भाई। पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, एरर्स विल बी मिनिमाइज्ड नॉट रिड्यूस टू जीरो, यही तो मतलब था। एरर कम कर सकते हो 2-4% की रेंज में रख के, ताकि एरर ऑफ जो आपका मार्जिन ऑफ एरर है, एरर ऑफ मार्जिन कह रहा हूं, ठीक है, बताइए, गलती बताने में गलती, वाह आयरनी। तो यहां पर हम जब इस एरिया अंडर द वीटी कर्व की बात कर रहे हैं जो कि एस होता है, तो हम एरिया निकालते हैं। अच्छा, एरिया निकालने में जो डायमेंशन है वो देखिएगा, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की ये यू है, ये जो लेंथ यहां से यहां तक की वो
v है, तो हमारा हाइट है जो जो दोनों बेस के बीच का वो है t। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहां पर लिख रहे हैं s की जगह पर, तो वो होगा 1/2 बेस, बेस 1 क्या है u, बेस 2 क्या है v, इनके बीच का गैप कितना है t। और पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, पहला इक्वेशन पहला बहुत काम आता है। चलिए, तो v माइनस u इज इक्वल टू at एंड v माइनस u बाय a इज इक्वल टू t। सर ये क्या किया, t काहे निकाल रहे हो? अबे तुमने तीसरे इक्वेशन में t देखा है? 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, 11वीं में गलती से सुन लिया हो, नहीं भी सुना हो, क्यों गलती से बे? इससे पहले कैलकुलस में बताया ना 3 इक्वेशन, क्यों गलती से? ठीक है, तो अगर हम याद रखना, अगर हम t निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें यह पता है कि वहां पर t नहीं आता। तो वैसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड इक्वेशन यूज्ड व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन। तो अब हम इस इक्वेशन में s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू टी, टी की जगह पे हम लिखेंगे v माइनस u बाय a, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 v माइनस u इंटू v प्लस u इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आइडेंटिटी है एक, a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a 2s सब एक साथ कर दिया और इसको लिख दिया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और ये तीसरी इक्वेशन, और हमारा काम यहां पर खत्म। ठीक, दिस वाज ग्राफिकल। ऐसे एक और इक्वेशन होती है विच इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड एंड द एवरेज वेलोसिटी पार्ट v प्लस u बाय 2 इज इक्वल टू अपना, ठीक है, v एवरेज, ठीक है, मतलब v प्लस u बाय 2 इंटू टी इज v एवरेज। अब ये जो पर्टिकुलर अपना पार्ट है, सो वी हैव डिराइव्ड आवर थर्ड इक्वेशन। और सिंपल सी बात है भाई, जब हमने कैलकुलस वाले पार्ट में ये समझा था कि भाई कैसे कैलकुलस लगता है, उसका मीनिंग क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आती हैं, तो वही सेम चीज यहां पर भी किया। लेकिन अभी इस इक्वेशन को उठाकर इस्तेमाल करने नहीं लग जाएंगे, तो इसीलिए आप चिंता मत करिए कौन सा कर रहे हैं, ऐसा नहीं मत करिए चिंता। फिर भी जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को शुरू करेंगे देन विल अगेन स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ इक्वेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा भाई, देखिए जितने भी स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर, ये मतलब आपको लगेगा सर ये तो लाइन है, मतलब ये तो एक स्टेटमेंट है जो आपने लिखा है, हेडिंग ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही मेन है। क्या पढ़ना एक बार, मोस्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, ठीक है, वेदर ड्रॉन फ्रॉम स्क्रैच और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैंने क्या कहा था कि ग्राफिकल एनालिसिस में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 3 तरह के सवाल हैं, और वो 3 तरह के सवाल ये हैं। पहला, ड्रॉ फ्रॉम स्क्रैच, एकदम बेसिक से शुरू करिए। दूसरा, एनालाइज करना, सिर्फ कर्व दे दिया है और उसको देखकर जो बातें क्वेश्चन ने पूछी बता दीजिए। ठीक, ज्यादा दिमाग मत खर्च करिए, मतलब दिमाग तो करिए, बिल्कुल है, कौन बोल रहा है, ठीक है। तो ड्रॉन फ्रॉम स्क्रैच, और तीसरा है कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तीसरा सवाल, मतलब तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है। तो यहां पे सर 2 ही क्यों लिखे, तीसरा खा गए आप? जो सेकंड वाला जो आपने बोला कि आप खा गए, नहीं, वो फर्स्ट और थर्ड ही मैंने यहां पर क्यों लिखा है, बिकॉज जब आप एनालाइज करते हैं ग्राफ्स को, ग्राफिकल एनालिसिस में जब आप एनालाइज करते हैं, देन यू आर नॉट वरीड अबाउट दीज, कि आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या बनाना है, ठीक है। आप सिर्फ ऑन द स्पॉट गिवन कर्व उठाते हैं और जो पूछा जाता है वो बता देते हैं। लेकिन जब आपको यही कर्व को बनाना पड़ता है स्क्रैच से और कन्वर्ट करना पड़ता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, तो आपको 2 पॉइंट्स के बीच में क्या बनेगा वो पता होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस आर लिमिटेड टू स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलास, ये 2 चीजों पर लिमिटेड है। तो सर आपने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा तो दिया था स्ट्रेट लाइन पैराबोला क्या होता है, अरे ऑब्वियसली पढ़ा दिया। तो आपको लगता है मैं भी स्ट्रेट लाइन पैराबोला बनाने बैठ जाऊंगा कि मैं उसकी इक्वेशन बनाने बैठ गया, जनरल फॉर्म बताने बैठ गया, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, रूट निकालने बैठ जाऊंगा स्ट्रेट लाइन में, मतलब क्या बोलते हैं पैराबोला में, ये सब करने बैठ जाऊंगा मैं? नहीं, अभी मैं ये नहीं करूंगा। मेरा पर्पस सिर्फ ग्राफिकल एनालिसिस में इन 2 बातों को, ड्रॉन फ्रॉम स्क्रैच एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, खाली इन दोनों बातों को नजर फोकस में रखकर मैं इन दोनों का डिस्कशन करूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं किस बात से, विल स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का बेसिक फॉर्म मैं डिस्कस कर रहा हूं जल्दी से, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं होगी। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है,
हमें दो पॉइंट पता थे, लेट्स से ये एक पॉइंट है, यहां पर हमें गिवन था, ये एक पॉइंट था, हमने उन दोनों के बीच में से एक लाइन खींच दी और ये कोई y वर्सेस x कर्व है। तो इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, सबसे पहला पॉइंट यही होता है, उसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें ये जो y है, जो y है आपका, ये है फिर से डिपेंडेंट। आखिर कब तक सहारा, कोई नहीं, जब तक अपने बलबूते पे y कुछ बन नहीं जाता तब तक उसको x का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहां y इज इक्वल टू mx प्लस सी में m है स्लोप, यानी वही हमारा फेवरेट, ठीक है, क्या का फेवरेट, ठीक है, टेन थीटा स्लोप। और ये जो c है, ठीक है, ये है y इंटरसेप्ट, इसका नाम है y इंटरसेप्ट, पता नहीं, ओके। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी में यू कैन एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट कि y और x में क्या रिलेशन है। तो y चेंजेस विथ x, कैसा, लीनियरली, वो लीनियरली चेंज हो रहा है भैया। अगर इंटरसेप्ट 0 कर दें तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, बिकॉज इक्वेशन जैसी कुछ बचेगा ही नहीं, y इक्वल टू mx। और वो उस लाइन के लिए होता है जो ओरिजिन से पास करती है। मतलब देखिए सिंपल बातें थी, मैं अब यहां कर्व में शो करता हूं। स्लोप का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर यहां पर जो थीटा बन रहा है उसी को 10 में पुट कर दिया, उसको स्लोप कहते हैं। और ओरिजिन से लाइन कितना ऊपर कितना नीचे, जो भी उसकी वैल्यू है, वेयर एवर लाइन इज कटिंग ऑन द वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट बोला ना, थोड़ी बोला डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सर वो तो पॉजिटिव होता है, मैग्नेट, अबे ये सब नहीं बोला मैंने, बोला वाई इंटरसेप्ट, यानी अपनी लाइन वाई पे कहां काट रही है, काटने दो, काट रही है। और जब वो वहां काट रही है तो उसका जो भी कोऑर्डिनेट है दैट इज योर इंटरसेप्ट सी, सिंपल, जहां भी कट कर रहा है। तो यहां पर आप नोटिस करिए यही सी है। अब अगर, अच्छा अभी बताओ इस लाइन के लिए बताओ सी की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, तो सर पॉजिटिव, क्यों, ऊपर काट रहा है ओरिजिन से। अगर नीचे काटता तो नेगेटिव, और अगर ओरिजिन से पास ही कर जाता तो 0। इसलिए जब y इक्वल टू mx कहेंगे अगर कोई लाइन, तो ये होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर ये सब बातें तो आप बता चुके हो मैथमेटिकल टूल्स में, ठीक है। तो आप वो बताओ ना जो जो आप यहां पर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करवाना चाहते हो हमसे, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, नॉट mx प्लेयर, ओके। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं dy बाई dx, तो मैं वहां जाऊंगा और उसको भी डिफरेंशिएट करूंगा, mx पार्ट को भी प्लस dy बाई dx ऑफ c को भी। सर इंटरसेप्ट तो कांस्टेंट होता है, अरे लाइन एक ही बार काटेगी ना, थोड़ी पलट के कहीं और काट देगी, लाइन है, बालक थोड़ी। तो dc बाई dx की वैल्यू कितनी होगी, 0, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, तो यहां बचेगा, अच्छा m बाहर निकाल लिया, यहां बचा dx बाई dx, और x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में होता है 1। सर आपने m बाहर क्यों निकाला, लाल रंग के टेंजेंट बना बना के मैंने ये पॉइंट कहा था, और वो भी मैथमेटिकल टूल में नहीं, जहां मैंने स्ट्रेट लाइन एकदम आराम से, ठीक है, हर चीज के साथ लिया, मतलब जितना फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि भैया सर मैथ्स में तो बहुत कुछ आ रहा था, वहां तो वहां एक पॉइंट का किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना आता है, एक दो पॉइंट दिए हैं उसे लाइन की इक्वेशन भी लिखते हैं हम, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेपरेशन निकालते हैं, एक लाइन की इक्वेशन दी है, दूसरा जो उसके परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन कैसे, बहुत कुछ आता है भाई, स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर है मैथ्स में, ठीक है। अपन को उतना जरूरत चाहिए जितना से हर फिजिक्स का सवाल, हर एक पॉइंट पर आने वाली बात क्लैरिटी और शांति के साथ हो जाए, अगर शांति को दिक्कत नहीं। तो यहां पर dy बाई dx है m। अच्छा तो सर ये तो हम जानते हैं कि अगर हम स्लोप कैसे मतलब स्लोप हम कैसे चेक करेंगे, कांस्टेंट की वेरिएबल, तो याद होगा आपको मैंने कई पॉइंट्स पर टेंजेंट बनाए, और टेंजेंट भी जितने भी यहां पर टेंजेंट बनेंगे, यू नो दिस, सबका एंगल वही होगा जो स्ट्रेट लाइन का है, थीटा, यानी सबका स्लोप भी सेम होगा। तो स्ट्रेट लाइन वो है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो जब भी मुझे कोई दो पॉइंट के बीच में कर्व बनाना है जिसका स्लोप कांस्टेंट है, क्या बोला मैंने, और ये बात देखो मैंने ग्राफिकल तरीके से जब एग्जांपल्स लिए तो वहां पर एग्जांपल लेके समझाया है, अब मैं इसको इस पॉइंट पर एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये बात को ध्यान से देख। तो dy बाई dx m है जो कि कांस्टेंट है। अब इस y वर्सेस x कर्व में ये जो स्लोप है थीटा, ये लाइन के लिए कांस्टेंट है, मतलब हर जगह tan थीटा, स्लोप tan थीटा है, नॉट थीटा, द एंगल इज थीटा व्हिच इज कांस्टेंट, देयरफॉर द स्लोप व्हिच इज tan थीटा इज कांस्टेंट। तो tan थीटा हर जगह कांस्टेंट है, यानी जब जब मुझे कोई कर्व ऐसा बनाना होगा जिसका स्लोप कांस्टेंट चाहिए, जैसे एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है,
मुझे उसका वीटी कर्व बनाना है, वेलोसिटी टाइम कर्व। क्या भैया, वेलोसिटी टाइम कर्व, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मुझे बता उसका वीटी कर्व क्या बनेगा, ऐसा या ऐसा? अरे ऐसा तो जीरो होगा ना भैया, बोला ना, जीरो एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अगर कोई ये बोले कि मुझे वीटी कर्व बनाना है और जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा वीटी कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट उसका होता है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा करो, ये रहा ना बे, यही तो बनाया स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप कांस्टेंट है। ठीक, तो यहां पर स्लोप कांस्टेंट जब भी दिमाग में आएगा क्या बनाएंगे अपने, स्ट्रेट लाइन। यही था छोटा सा डिस्कशन बस। सर इतनी सी बात, हाँ अभी देखना तो इतनी सी बात कैसे एकदम तांडव मचाती है। तांडव तो क्या ही मचाएगा, बढ़िया सीरीज। चलिए, तो पैराबोला कौन बोला, ठीक है शीप। अब पैराबोलास हमने उठाया, ठीक है, पैराबोलास में हम क्या देखेंगे, तो मैं उसका सबसे बेसिक फॉर्म पहले उठाना चाहता हूं, सबसे बेसिक फॉर्म, सबसे बेसिक फॉर्म देखिए। तो हमारे पास पैराबोला में सबसे बेसिक फॉर्म जो है वो है y इज इक्वल टू लेट्स से के एक्स स्क्वायर। अब मैं इस k पे चर्चा नहीं करूंगा ज्यादा, तो आप चाहो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख के भी शुरू कर सकते हो इस डिस्कशन को, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जिस पर्सपेक्टिव से ये डिस्कशन कर रहा हूं, ये तो चलिए हम मतलब सवाल पे ही चले गए, जिस पर्सपेक्टिव से ये डिस्कशन कर रहा हूं वो पहले आप तक पहुंचना चाहिए। मैं मैथमेटिकल टूल में पैराबोला पढ़ा दिया, तो अगर मैंने मैथमेटिकल टूल में पहला बोला क्या, ठीक है, देखा, डिस्ट्रैक्शन कॉजेज यू टू लूज योर फोकस, उसी को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो यहां पर आप पैराबोला के साथ जब डील कर रहे हैं, तो मैंने मैथमेटिकल टूल्स में पैराबोला के बारे में सारी चीजें, जनरल फॉर्म, कॉन्केविटी अप डाउन कैसे पता करते हैं सब बता दिया, ये डिस्कस किया। और पैराबोला में नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डिस्कस किया, जनरल फॉर्म हर चीज में, ड्रॉ भी किया उसको, सिमेट्री उसका जो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है उस पर भी डिस्कशन किया। वर्टेक्स छोड़, एक का जैसे उसका लेटस रेक्टम हो गया, एक आध चीज होती है ऐसा, ठीक है, वर्टेक्स हो गया, ये सब पे डिस्कशन नहीं किया, बिकॉज वो तो मैथ्स में आता है भाई, फिजिक्स में नहीं, ठीक है। इक्का दुक्का जगह है, वो जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, नहीं तो फिर वही वाली बात है, ऐसे तो सब पढ़ा दो, मैथ्स ही पढ़ा दो पूरा फिजिक्स में, बोले भाई मतलब फिजिक्स की भाषा मैथ्स से पढ़ाओ। पानी का टेस्ट आता है बट वो सिर्फ महसूस होता है, वो भी मेहनत के बाद। चलिए, तो पैराबोलास y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो यहां पर आप नोटिस करिए, y की पावर 1, x की पावर 2, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी इसमें एक की पावर ऑड है और एक की पावर इवन। तो ये है अपना ऑड पावर वाला और ये है अपना इवन पावर वाला, ठीक है, ऑड और इवन, जैसे दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां थी, ठीक है। अच्छा, वो तो आपके टाइम था ना, वो तो गया सरकार, कोई नहीं। तो यहां पे y की जो पावर है वो ऑड है और x की जो पावर है वो इवन है। जब इस पैराबोला को हम बनाएंगे तो मैंने एक बात तभी कही थी और बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से पॉइंट्स लेकर कही थी कि जिसकी पावर ऑड पैराबोला उसके अबाउट सिमेट्रिक, जिसकी पावर ऑड पैराबोला उसके अबाउट सिमेट्रिक। रफ बनाया है, ठीक लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये पैराबोला है, ठीक। वो क्या डिजिटल बोर्ड थोड़ा बहुत, वो जो वो वाला बोर्ड होता है वो, चलिए ठीक है, जो है आदमी के पास वही मैनेज करना है, कोई। तो ये पैराबोला है जो आप देख सकते हैं, ये सिमेट्री, इसकी सिमेट्री, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज y, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो जब भी आप पैराबोला पे फोकस करें तो आप एक चीज देखिए कि पैराबोला बनाते टाइम सिमेट्री किसके अबाउट है वो जरूरी है, उससे पता चलता है पैराबोला के साथ, मतलब वो क्या बनेगा कैसा, ठीक है। और मैंने ये पैराबोला ऐसा क्यों बनाया जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, सिंपल, क्योंकि ये देखिए ना सबसे सिंपल फॉर्म है। वो जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला होता है तब ऐसा होता है कि इधर उधर खिसकता है, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, सब सोचना पड़ता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर ये अपना पैराबोला, अब ये पैराबोला हमने बना दिया, ठीक है। इसका करेंगे क्या, सुनो, इस पैराबोला पे जाने से पहले मैं इसकी इक्वेशन सिंपल y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं। ये जो x है वो कांस्टेंट है, मुझे नहीं मतलब इससे कुछ, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूं भाई, के बढ़ाने से क्या होता है, ठीक है, के बढ़ाने घटाने से क्या होता है, ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये वो मैथमेटिकल टूल जाके देखिए, ये मैं दिया नहीं जला रहा था, ना ही आपसे कह रहा था कि पढ़ लो, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि के को बढ़ाने घटाने से कैसे कर्व में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट चेंज आता है, क्लोज आ जाता है, दूर चला जाता है, वो एक बार देखिएगा। तो y इक्वल टू के एक्स। अच्छा, मान लीजिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो dy बाई dx करते हैं, चलो। तो dy बाई dx किया तो k कांस्टेंट बाहर आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x। अच्छा, अब आप नोटिस करो, आपका dy बाई dx डिपेंड्स ऑन x, डिपेंड्स ऑन x। अरे x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था
और एक्स तो चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है चेंज होगा। अबे कर्व में तुम एक एक्सिस चेंज नहीं हो रही तो फिर कैसे कर्व बनेगा? तो जब जो अपना मतलब जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जब तक वही नहीं बदलेगा तब तक काहे का कर्व बनेगा ही ना। एक्स को 0 रख दे कि पॉइंट बना के छोड़ दो, देखते रहो बिंदु, नहीं तो कर्व है ना पूरा। तो अगर यहां पर dy by dx डिपेंड्स ऑन x और x इज चेंजिंग, देन यानी dy by dx भी चेंज होगा। अच्छा तो dy by dx क्या है? dy by dx है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द y वर्सेस x कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द y वर्सेस x कर्व। जिस पॉइंट का x लिखोगे, जो भी x, यहां से देखिए, जो भी x यहां पर, बहुत x हो रहा है, कुछ लोग खो गए, ठीक है, इस उम्र में कोई नहीं तो चलेगा वैसा। तो x जो है वो अगर चेंज करेंगे, इफ यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, द dy by dx विल आल्सो चेंज। यानी जब जब मेरा दिमाग वेरिएबल स्लोप के बारे में सोचेगा कि भैया हमको 2 पॉइंट अगर कनेक्ट करना है किसी कर्व के थ्रू, और मैं पहले ही कह चुका हूं जब कर्व स्क्रैच से बनाया जाता है या कन्वर्जन किया जाता है तो दो ही कर्व आप यूज करते हैं, 2 ही शेप्स यूज करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला। बस स्ट्रेट लाइन कब यूज किया जाएगा? व्हेन द स्लोप इज कांस्टेंट। पैराबोला कब यूज किया जाएगा? व्हेन द स्लोप इज वेरिएबल। अभी ये चिंता मत कर कि सर इसका स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा, ये सब अभी छोड़ दे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो अब गए नेक्स्ट पॉइंट पर, तो टाइप ऑफ पैराबोलास। अच्छा जी सर ये टाइप ऑफ पैराबोलास क्या है? सुनिएगा, इससे पहले भी सुन ही रहे थे सर, और क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए एक पैराबोला मैं बना रहा हूं ये, और एक पैराबोला बना रहा हूं ये, ठीक है सर ये दोनों तो सेम है, ये कुछ है क्या फेक के, मतलब डिजिटली फेक के मारेंगे, डिजिटल पाथवे से आएगा, पहले एनालॉग टू डिजिटल फिर लगेगा आके सेट करके, ऐसा कुछ जुगाड़ बिठाएंगे, एजीआई से नहीं तो, ठीक। तो टाइप्स ऑफ पैराबोलास। अच्छा अब यहां पर आप नोटिस करिए वर्टिकल एक्सिस है y, हॉरिजॉन्टल x, वर्टिकल y, हॉरिजॉन्टल x। देखिए अगर मैं आपको बोलूं, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जिसकी पावर ऑड कर्व उसके अबाउट सिमेट्रिक, ऑड पावर सिमेट्री होती है, ऑड पावर सिमेट्री होती है, ऑड पावर सिमेट्री होती है। वाह ठीक है, अटक गया क्या? नहीं, जानबूझ के दिमाग में बैठा, ठीक है। तो ऑड पावर सिमेट्री y के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो कैसे, अगर मैं इस कर्व को थोड़ा सा इधर की तरफ एक्सटेंड करूं, पूरा नहीं बनाया, सिर्फ शो करने के लिए, ठीक है, पूरा नहीं बनाया मैंने, पूरा ऊपर तक नहीं ले गया मैं, बस यहां तक, तो मुझे पता है इसकी सिमेट्री किसके अबाउट है, किसके अबाउट लग रहा है, फोल्ड करने पे एकदम ओवरलैप कर जाए तो y के अबाउट, यानी इसकी सिमेट्री y। तो यहां पर आपकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू kx²। यानी आपका अभी जो फोकस है इसमें x और y में x की पावर 2, y की पावर 1, सिमेट्री y के पावर, ठीक, ये कर्व है। और दूसरे वाले कर्व को देख, यहां क्या हो रहा है, तो यहां आप नोटिस कर पा रहे हो क्या इसको, ये यहां किसके अबाउट सिमेट्री है भाई, x के अबाउट, यानी ये इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू ky², ऑड पावर सिमेट्री। तो ये जो पैराबोला है वो y के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब ऑड पावर y की, और ये जो पैराबोला है वो x के अबाउट सिमेट्रिक यानी ऑड पावर x की, ठीक। अब जब भी ऐसा मतलब शेप दिखेगा इस तरह का और बोला जाएगा कि ये कोई पैराबोला है तो इस पे दिमाग आना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है ना, इसका वर्टेक्स ओरिजिन है तो उसकी चिंता मत कर, सिंपल फॉर्म, बेसिक फॉर्म चल रहा है। अब फिर आपका मन बोलेगा यार सर बेसिक फॉर्म नहीं जनरल फॉर्म बताओ, वो आ गया तो, अरे जनरल फॉर्म स्क्रैच से ड्रॉ करते टाइम या कर्व कन्वर्जन में थोड़ी आता है भाई। एक्सप्रेशन देखिए, इतना दर्द कि इसके अलावा वो मत सोच, मन है तो मैथमेटिकल टूल देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है अच्छे से, ओके। तो ये 2 तरह के कर्व हैं, यहां और यहां, देख ले, ध्यान से देख ले इसको, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं स्लोप की। सर स्लोप का क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद द स्लोप, यही है। तो पहली बात तो स्लोप को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम चर्चा किस चीज पे कर रहे हैं। तो स्लोप को अगर हम dy by dx कह रहे हैं, इसका मतलब हम हर बार स्लोप के ऊपर जब बात करेंगे तो विल बी फाइंडिंग dy by dx ओनली, dx अपॉन dy नहीं निकाल रहे हैं। वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कहानी नहीं बदल जाएगी, सिर्फ फंक्शन में पावर किसकी 1 है और किसकी 2 खाली वो बदल रहा है, और यही दोबारा कर्व छाप दिए हैं। तो इतना तो समझ आ रहा है कि ये वाला कर्व y इज इक्वल टू kx² वाला है और ये x इज इक्वल टू ky² वाला है, लेकिन हमें चाहिए dy by dx। अच्छा तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, लेट्स से इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो dy by dx क्या आएगा भाई, इसको डिफरेंशिएट किया क्या आएगा dy by dx, तो वो आएगा k इंटू 2x। अच्छा सर यहां अगर हम देखें तो dy by dx जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी अगर वैल्यू ऑफ x बढ़ेगी तो dy by dx भी बढ़ेगा, ठीक है। तुम कह रहे हो तो मान लिया मैंने, ठीक होते। तो सर ये कैसे समझें कैसे, ठीक है। व्हाट इज dy by dx, dy by dx होता क्या है, व्हाट इज dy by dx, ये लिख दूं ऊपर ये वाले में, व्हाट इज dy by dx, स्लोप ऑफ
टेंजेंट। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा के बारे में तो अपने को पता है ना उसके क्या होता है। अगर हम वो अगर हम जानते हैं, उस थीटा के बारे में हम जान लें बाय ड्राइंग सम टेंजेंट्स टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो अपना चर्चा हो गया, अपना काम हो गया भाई, खुशखुशाल जीवन। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करिएगा, मैं एक टेंजेंट यहां बना रहा हूं, फिर एक टेंजेंट यहां बना रहा हूं, फिर एक टेंजेंट यहां बना रहा हूं। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहले जो एंगल थीटा 1 है, फिर जो थीटा 2 है, फिर जो थीटा 3 है, उसमें थीटा 1 से ज्यादा थीटा 2 है, उससे ज्यादा थीटा 3 है, यानी थीटा बढ़ रहा है। और आप एक और चीज साथ ही साथ नोटिस करेंगे कि यहां पर थीटा एक्यूट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 से कम है, 90 से कम है। ऐसा थीटा जो एक्यूट हो, शर्मा रहा है, 90 से बाहर नहीं जा पाया, कम है। तो अगर एक्यूट हो थीटा, कम है, अब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0 से 90 की रेंज में बढ़ रही है, वैसे वैसे टेन थीटा भी बढ़ रहा है, और उसी को हम कहते हैं स्लोप। और क्योंकि टेन एक्स बढ़ रहा है तो dy बाई dx भी बढ़ रहा है, यानी ये इंक्रीजिंग स्लोप के लिए बनेगा। किसके लिए भैया? इंक्रीजिंग स्लोप, बढ़ने वाला स्लोप, उसके लिए बनेगा। अब इस पे आते हैं, सर इसके बारे में कैसे सोचे? चाहिए अपने को, चाहिए तो dy बाई dx। तो भैया फंक्शन कोई भी दिया हो, जुगाड़ बिठा बिठा के उसी फॉर्म में ले जाओ। तो यहां पे क्या करेंगे? देखो भाई, j है y, j है x, वी वांट dy बाई dx। लेट्स टेक अ न्यू पेज, पढ़ने का मन नहीं है। तो x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसको मान लीजिए ऐसे लिखूं, y स्क्वायर इक्वल टू x बाई के, सो y इज इक्वल टू अंडर रूट x, और उस जो k था उसको मैं एक नया कांस्टेंट, एक मिनट, उसको मैं एक नया कांस्टेंट c कह दे रहा हूं, मैं मन था इसलिए, ठीक है, ये कह दे रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर y को जब रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स आता है, बिकॉज आपने इक्वेशन सॉल्व किया ना, वैल्यू थोड़ी निकाल रहे हैं। जैसे मैं बोलूं रूट 9 की वैल्यू क्या है, तो 3 होती है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल लगा था, कोई तो टीचर है, किस इंस्टीट्यूट का, चलो छोड़, आप ही बता दोगे कमेंट में लिख के नाम ना, हैशटैग मोटिवेशन। चलिए, तो यहां पर जो y इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट एक्स है, तो यहां पर आप नोटिस करिए, इस जब हमने इस फंक्शन को तोड़ा मरोड़ा तो इस फॉर्म में आया। नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ देते हैं, उसका रीजन यहां देखिए, नेगेटिव वाला पार्ट इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज कर्व नीचे वाले रीजन में हमको पता है कि वो सिमेट्री होती है, बट हम वहां बना नहीं रहे हैं। उसका रीजन थोड़ी देर बाद बताता, थोड़ी देर बाद मतलब जब यूएएम स्टार्ट कर देंगे तब बताता, क्योंकि उसके बाद भी ग्राफ खत्म नहीं होगा, वो आप देखेंगे एग्जांपल्स के फॉर्म में। ठीक, मैंने कोशिश की है टॉपिक्स को आइसोलेट करने की, सेग्रीगेट करने की, बट क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि फिजिक्स बहुत ही केओटिक चीज है। हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को 3 को पढ़ के अगर बोलें कि एनएलएम खत्म हो चुका तो खत्म हो गए। ठीक है, आप भी जानते हैं क्या। तो हम जब चीजें स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, कि अगर किसी छोटे बच्चे को बचपन में ही बता दिया जाता कि नेगेटिव नंबर होता है, तो 5वीं कक्षा तक बावला हो जाता। इसलिए पहले बोला बड़े नंबर से छोटा नंबर निकाल, फिर बोला छोटे से बड़ा भी निकाल, क्योंकि जीरो के पीछे एक अलग दुनिया है नेगेटिव नंबर लाइन की। सीधे धीरे धीरे बताया ना कि थोड़े ही पहले ऐसे भर के लाके उड़ेल दी। तो अपने जो फंक्शन मिला वो क्या मिला? ये मिला। तो मैं कह रहा हूं उस फंक्शन को सीधा लिखते हैं यहां पर आकर, और पहले स्लोप के बारे में चर्चा समझ लें। बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन फेंक रहा हूं मैं, आप तक कैच करिए। dy बाई dx निकाल के बताओ क्या आएगा भाई? c तो कांस्टेंट है, उसको नहीं छेड़ने का। रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x, और ये बात मैं अभी नहीं कई बार कह चुका हूं। मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया तब मैंने बार बार कहा इसको याद रखना है। अभी कुछ टाइम पहले कैलकुलस का पॉइंट लिया तब मैंने कहा इसको याद रखना है, और निकाल के मैंने अलग से पेज पे बॉक्स में डाला कि ये याद कर लेना, रूट एक्स का डिफरेंशियल। अब कोई बोलेगा सर पहली बार कोई टीचर फिजिक्स में कह रहा है याद कर लेना, याद कर लेना, बहुत नाइंसाफी है। अरे फिजिक्स में याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि दैट यू टेक दैट पर्टिकुलर कंटेंट और बुक और जो भी आप कर रहे हैं याद करने की कोशिश, उसको आप लेके बैठ गए और आप ऐसे कम दो दूध नीचा, ये सब नहीं होता भाई। मेमोराइज करने का मतलब है नॉट लिटरली मेमोराइजिंग इट, मेमोराइज करने का मतलब है जस्ट यूजिंग इट मेनियर टाइम्स सो दैट यहां पर ये फिट हो जाए, नॉट बाय कंपल्शन, मजबूरन नहीं, अपने आप बैठ जाए। और जो चीज अपने आप बैठेगी ना वो कभी भूलोगे नहीं, गारंटी। जो इंटेंशनली याद रखने की कोशिश करोगे वो भूलोगे।
तो इसीलिए जब बोला जाता है ना प्रैक्टिस करो, एक दिन में इतने क्वेश्चंस करो, इतना टाइम दो, उसका पर्पस है कि आप जब किसी चीज के पीछे इतना बार पड़े रहोगे कि वही प्रॉब्लमेटिक चीज जो आपको तकलीफ दे रही है वो बार 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 आपके आंख के सामने से गुजरेंगी, और जब वो आपके आंख के सामने से गुजरेंगी तो आप निगलेक्ट मार देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, आप उस पर्टिकुलर फैक्ट को यहां पर जगह देने लग जाएंगे, एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज कि जब एग्जाम में आपसे कोई पूछेगा वो सवाल स्लिप करेगा। तो 1/2 रूट एक्स। अच्छा, तो इतना तो समझ आया यार, जब एक्सिस पे इधर की तरफ मूव करेंगे तो भैया एक्स तो बढ़ेगा, और अगर एक्स बढ़ेगा तो 1/√x घटेगा, और 1/√x घटेगा क्योंकि दिख रहा है कि dy/dx x से इनवर्स तरीके से रिलेटेड है। तो जब √x बढ़ेगा तो 1/√x घटेगा, यानी dy/dx भी घटेगा, मीनिंग द स्लोप विल डिक्रीज। अब यहां पर सोचिए, मैं नेगेटिव वाला रूट लेते टाइम अगर मैं इसको +-c टाइम्स √x लिख लेता तो मुझे नेगेटिव वाले के लिए अलग डिस्कशन करना पड़ेगा, और जिसकी अभी मुझे जरूरत है ही नहीं, तो क्यों कंफ्यूज करूं अभी मैं आपको। सिंपल बात पे चर्चा कर ले पहले, फिर उसके बाद थोड़ी ये सब जुगाड़ बिठाने बैठने वाले कि अच्छा टेंजेंट, एंगल, थीटा, tan थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे हो गया भाई, यू ऑलरेडी नो हाउ इट बिहेव्स। कई बार, तीसरी बार डिस्कशन है। tan थीटा का अलग से डिस्कशन किया, स्लोप नाम का टॉपिक ही पढ़ा डाला मैंने। tan थीटा का वो कर्व बना बना के ऐसा, वो 0 से इंफिनिटी, फिर नेगेटिव इंफिनिटी, 90 to 180, वो सब भी डिस्कस किया। इसलिए नहीं कि मुझे मन था, इसलिए कि जरूरत है, और मेरा भी मन था। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं dy/dx कम हो रहा है। चलो ठीक है, वही सेम लॉजिक यहां जैसा लगाते हैं। चलो लाल रंग यहां टेंजेंट बना देता हूं। अब मुझे बताओ, ये जो टेंजेंट हम बना रहे हैं इसका थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो इसका थीटा 1 सबसे ज्यादा, उसके बाद थीटा 2, उसके बाद थीटा 3, यानी जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा एंगल कम हो रहा है। और क्योंकि फिर से हम देख सकते हैं कि एंगल एक्यूट है, शर्मा रहा है, 90 से कम है, तो जैसे जैसे थीटा कम होगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ tan थीटा विल आल्सो डिक्रीज, एंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर वी कैन से फॉर दिस कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिक्रीजिंग, कमती हुए। ओके, चलिए अब आइए इस पर, जे भाई है असली तकलीफ वाला। यही है जहां, यही पॉइंट है जहां, मतलब पेज आगे ले लेता हूं एक खाली, यही पॉइंट है जहां पर मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मुझे ये पता चले कि आपका माइंडसेट क्या है इसके लिए। क्योंकि जब 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 आपका ये माइंडसेट मुझे पता चलेगा, व्हेन आई अंडरस्टैंड व्हाट इज यू आर थिंकिंग अबाउट इट, देन आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। पहले आपकी सोच तो पता चले। चल, एक नंबर है -4, एक नंबर है -3, एक क्वांटिटी है -4 मीटर पर सेकेंड, एक क्वांटिटी है -3 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई तुमसे पूछे कि -4 बड़ा या -3, तो तुम क्या बोलोगे? ठीक है, और चिंता मैथ्स के हिसाब से करेंगे। अगर कोई तुमसे पूछे कि -4 बड़ा या -3, ठीक, अगर कोई तुमसे पूछ रहा है तो बताओ, ठीक है, -4 या -3 कौन? तो भैया यहां पर -3 बड़ा है, क्योंकि आप जब नंबर लाइन में ओरिजिन के आगे निकलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं राइट साइड पर, तो 1 2 3 4 5 यानी वो बढ़ रहा है, और जब आप वही पीछे लगते हैं 5 4 3 2 1 0 -1 -2, तो वो घटने लग जाता है। इसका मतलब वो घटना है और ये बढ़ना है। तो -3 से -4 घटना है, यानी -4 बड़ा है और -4 कम है। लेकिन ये मैथ्स कहती है। ये कौन कहता है? मैथ्स कहता है। अब आए यहां और मीटर पर सेकंड लगा दिया, इसका मतलब अब हम मैथ्स की दीवार को लांघकर फिजिक्स में कूद चुके हैं। कूद तो हम बहुत पहले ही चुके हैं, बट ठीक है। तो अब यहां पर फिजिक्स के चक्कर में हम, फिजिक्स का ही चक्कर है, ठीक है, चक्कर ही उसी की वजह से। तो यहां पे -4 -3 मीटर पर सेकंड है। मेरा सवाल यह है कि -4 -3 मीटर पर सेकंड में से कौन सी वेलोसिटी बड़ी है? तो अब मेरा दिमाग कहेगा कौन सी वेलोसिटी बड़ी है? सर पहली बात तो ये नेगेटिव इज साइन ऑफ कन्वेंशन, डायरेक्शन। ये नेगेटिव डायरेक्शन के बारे में है। इसका इस क्वांटिटी से डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ यही है कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर अब मैं चिंता करूंगा तो फिजिक्स थोड़ा सा सतर्क रह गिरती है। मैथ्स की तरह एकदम फिक्स नहीं लेना है। यहां सतर्क क्या रहना है? सिंपल, वो कहेगा कि छोड़ो ना यार ये -4 -3, नेगेटिव तो डायरेक्शन है, 2 मिनट के लिए नेगेटिव भूल जाओ
और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे कंपैरिजन करो, मैग्नीट्यूड, तो पहली वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकंड और दूसरी वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? ऑब्वियसली 4 मीटर पर सेकंड इज मोर देन 3 मीटर पर सेकंड। बट फिजिक्स ने उस पॉइंट को एकदम डायरेक्टली नहीं कह दिया इसकी तरह, सतर्क रहा वो, और सतर्कता के साथ उसने कहा कि भैया नेगेटिव इज डायरेक्शन, और डायरेक्शन में बढ़ना घटना क्या होता है भाई? तो मैग्नीट्यूड पे कंपेयर कर, तो स्पीड पे कंपेयर किया, मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस पे कंपेयर किया, उसकी वैल्यू पे कंपेयर किया। अब आते हैं वापस यहां पर, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर तो बोला स्लोप बढ़ेगा, इस वाले पॉइंट पर बोला स्लोप घटेगा। अब मुझे बता यहां क्या होगा? तो मान ले यहां मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे सिंपल पॉइंट, पहले मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं लेंगे यहां पर, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, रुकिएगा, अरे लाल गोला आ गया, वाह, एक टेंजेंट यहां पर और एक टेंजेंट यहां पर, ठीक है, दिख रहा है? जूम करना है, ठीक है। तो अब नोटिस करिएगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं एक चीज तो मुझे दिख रही है कि भाई ये जो एंगल है यहां, ये है θ1, और ये जो एंगल है यहां वो है θ2, और दिख रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। यानी अगर ए से बी की तरफ हम मूव करते हैं ऑन अ वाई वर्सेस एक्स कर्व, तो जो आपका एंगल है, मैंने स्लोप पे अब कुछ नहीं कहा, एंगल को 10 में पुट करते हैं तो tan θ मिलता है, वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो अभी थोड़ी आ गया, दिस इज नॉट द, मतलब आपका बेसिक स्टेप ये थोड़ी है, वो तो अभी आएगा। तो ये समझे कि भैया y वर्सेस x कर्व में θ1 θ2 अपने दो एंगल हैं, और जब हम a टू b गए तो जो थीटा है वो कम हो रहा है, क्योंकि टेंजेंट थोड़ा स्टीपनेस क्या कम हो रही है, ठीक है, चलो वो भी ठीक है, मान लिया, ओके। डेफिनेशन से चल रहे हैं भैया कि जो भी इंडिपेंडेंट एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं, तो θ1 a से b गए तो थीटा कम हो गया, θ1 से θ2 हो गया, कमती हो गया, ओके, जे भी ठीक है। अब ध्यान से पहली बात कि ये थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूस, तो भैया ऑब्ट्यूस, जैसे ही ये कहा ना, तो अब ये एंगल बेशरम हो चुका है, ये अपनी एक्यूट रहने की सीमाओं को लांघकर अब सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 टू 180 वाले रीजन में एंटर कर चुका है। और 90 टू 180 वाले रीजन की अगर हम बात करें, और ये बात सुनकर अपने दिमाग में बिठा लेना, इसका मतलब ये नहीं कि सर जस्ट इसके बाद ही कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, ऐसा जस्ट इसके बाद ही ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा। भाई इस तरह से पढ़ेंगे तो क्या लगता है 10वीं कक्षा जैसा नहीं हो जाएगा कि सर पहले फॉर्मूला बताते थे, फिर थोड़ा आसपास की दुनिया में दिखाते थे, माहौल बनाते थे, ठीक है, तो पानी की बोतल कहाँ गई, हाँ, माहौल बनाते थे, और फिर उसके बाद जो हमारे सर जी थे वो 2-4 क्वेश्चन कराते थे, फिर 2-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज के नाम पे टिक करके घर ले जाने देते थे। पढ़ाई बढ़िया, कम टाइम में सब कुछ हो जाता था, एग्जाम से एक रात पहले जग के हम लोग फोड़ देते थे। अब आप फोड़िए, फूटेगा कुछ और, एक रात जग के, ठीक, और फोड़ने वाले कई लोग होंगे। तो देखिए अब हम थीटा ऑब्ट्यूस है, तो थीटा अगर ऑब्ट्यूस है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अब मैं थोड़ा tan थीटा का कर्व बना रहा हूं, ठीक है, एक मिनट थोड़ा अपने पास कर लूं, इसको बना दूं एक बार, फिर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, बोर नहीं होना। एक मिनट, ये है एसिम्टोट्स, ये tan थीटा का कर्व है। tan 0 क्या होता है? 0। tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। ये गया कर्व इन्फिनिटी को, ठीक है। उसके बाद जो tan थीटा कर्व है वो ऐसे रिपीट करता है, खुद को बार बार ऐसे रिपीट करता है, चलो यहां रिपीट करता है, ये रिपीट किया, तो ये अपना कर्व है और ये ऐसे ही रिपीट करेगा बार बार ये ऐसे ही हर, ठीक है। जैसे अभी देखिए 180 डिग्री का रेंज था, इसके बाद 90 से 270, मतलब फिर 180 में ऐसा बना, फिर 180 में ऐसा बनेगा, ये अपना tan थीटा का कर्व है। अब आप नोटिस करिएगा कि हम tan थीटा की जब चिंता कर रहे हैं तो वी आर डीलिंग विथ 90 टू 180, 90 टू 180। अब 90 टू 180 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा होता है नेगेटिव, वो तो यहां पे भी आपको दिखेगा कर्व में।
बट मैं कह रहा हूं मुझे अभी थोड़ी देर उसकी चिंता नहीं है, मुझे इस बात की चिंता है कि सिर्फ स्लोप पे चर्चा करते हैं, और स्लोप मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का नहीं। फिजिक्स में तो यूज कर रहे हैं, भाषा यूज की जा रही है, लेकिन लाए कहां से, उस पर फोकस होना चाहिए। तो अगर 90 से 180, और ध्यान से देख, जब हम ए से बी गए तो जो थीटा है 90 से 180, लेकिन थीटा कम हो रहा है। यानी अगर हम 90 से 180 के रेंज में हैं तो एंगल कम हो रहा है। यानी मान लीजिए अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं, सॉरी व्हाइट वाला है तेरे को, मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं और नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, दिख रहा है कि जूम करेंगे थोड़ा, रुको, मजा नहीं आ रहा है ऐसे, एक मिनट, ये एंगल, हाँ ये देख। तो यहां पर आप नोटिस करिए, तो हमारा मुंडी के पीछे आ गया, यहां नोटिस करिए, यहां मत करिए चलिए, तो यहां पर जो अपना 180 डिग्री से कम लिया है, मतलब मैंने 90 से 180 के बीच में वो पॉइंट लिया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिया है ये। अब ये जो पॉइंट लिया यहां पर, इसको एक्सटेंड किया तो आप देखिएगा वो इधर कोई वैल्यू को दे देगा, ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है उस पर वैल्यू देगा। और जब हम कम एंगल कर देंगे, कम एंगल की तरफ चले जाएंगे, तो आप देखिए ज्यादा, ठीक है। क्या हुआ, जब हम ए टू बी मूव किए तो थीटा बढ़ा कि कम हुआ, भैया थीटा कम हुआ, थीटा 1 से थीटा 2 क्या हुआ, कम हुआ। सुनना, थीटा 1 से, और ये जरूरी नहीं कि अभी कभी क्लिक कर जाए, नहीं आया कोई नहीं, स्किप मार आगे बढ़ जाना, ठीक है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ते वक्त, क्वेश्चन करते वक्त क्लिक कर जाएगा, यही होता है सवाल। कभी कभी बहुत आसान सवाल भी बहुत टाइम लग जाता है, और कभी कभी बहुत मुश्किल सवाल भी बहुत जल्दी से हो जाता है, पता भी नहीं चलता सटक करके। तो अब मान लीजिए ये ज्यादा एंगल मतलब ए, कम एंगल मतलब बी। तो अगर ए से बी मूव करके हम आए हैं, ए से बी मूव करके आए हैं, तो आप देखिए ये वो पॉइंट है जहां ये वो पॉइंट है जहां ए पर था, और ये वो पॉइंट है जहां पर बी था, मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर एंगल। तो जब हम ए से बी आए तो आपको नहीं दिख रहा है कि वो मोर नेगेटिव की तरफ चला गया। अरे जब हम यहां देखिए इस वाले पॉइंट पर जब हम ए से बी आए तो ये वाला यहां ए से बी इधर गया, यानी मोर नेगेटिव हो गया। तो मैथ्स क्या कहती है भाई, मैथ्स क्या कहती है, आप ही सुनो, हमें तो फिजिक्स सुनाओ, ठीक है, वही बहुत है। तो भैया मैथ्स ये कहती है कि अगर थीटा 90 से 180 के बीच में है, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव है, और वो 90 से यानी बड़े एंगल से छोटे एंगल की तरफ बढ़ रहा है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, मैथ्स कह रही है। यानी -3 से स्लोप -4 हो गया, मोर नेगेटिव हो गया, इट हैज बिकम मोर नेगेटिव, द टेंजेंट हैज बिकम मोर वर्टिकल, ठीक है। पहले टेंजेंट ऐसे था ए वाले पे, फिर टेंजेंट ऐसे हो गया, फिर और नीचे जाएंगे टेंजेंट ऐसे हो जाएगा, मोर वर्टिकल होता जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मैथ्स कह रही है कि भैया जब यहां थे तो एंगल ज्यादा था, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव में वैल्यू थी, नेगेटिव में जो क्वांटिटी थी, वैल्यू छोड़िए, वैल्यू होगा तो फिर क्या होगा, आदमी सोचेगा माइनस छोड़ो, खाली उसके मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस की चिंता करो, मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी मॉडुलस की चिंता, मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया गलती से, ठीक है, मॉडुलस की चिंता करो, मॉड्यूलस पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड फिर वो जनरल टर्म्स में चला जाएगा, इसीलिए, ठीक। देख, तो यहां ए वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट था वो बी वाले पॉइंट पर मोर वर्टिकल हो गया। इसका मतलब एंगल जब हमारा कम हुआ 90 से 180 में, तो जो नेगेटिव यानी स्लोप की जो नेगेटिव में वैल्यू है, मतलब वो मोर नेगेटिव हो गई, वो -3 से -4 हो गया, यानी मैथ्स के टर्म्स में स्लोप घट गया। लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में अगर मैं उसके मॉडुलस की बात कर लूं, मैं स्लोप के मॉडुलस की बात कर लूं, तो वो बढ़ गया, स्लोप घटा बट स्लोप का मॉडुलस बढ़ा। क्या भैया, स्लोप तो घटा, मैथ्स ने कहा, मैथ्स को इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि आप वेलोसिटी के साथ डील कर रहे हो तो नेगेटिव से डायरेक्शन है तो हटा दो, उसका जो उसका मॉडुलस है वो ले लो, नहीं ऐसा नहीं। मैथ्स को जो भी स्लोप है उससे मतलब है, और ए पॉइंट पर स्लोप ज्यादा है, बी पॉइंट पर स्लोप कम है, यानी इसे घटना कहते हैं, स्लोप घटना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उसके मैग्नीट्यूड, स्लोप के मैग्नीट्यूड मॉडुलस की बात करूं, पॉजिटिव वैल्यू की बात करूं, नेगेटिव भूल जाएं, तो वो बढ़ रहा है, क्योंकि मैथ्स के हिसाब से -3 से -4 जाना इस घटना, और फिजिक्स के हिसाब से क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है विद सम यूनिट, तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका मॉडुलस, उसकी वैल्यू, द पॉजिटिव वैल्यू इज इंक्रीजिंग इफ वी आर फॉरगेटिंग द नेगेटिव वैल्यू। याद रखना इस चीज को, आगे जाकर काम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस के एग्जांपल्स, ठीक है। विल टेक फ्यू एग्जांपल्स, यहां कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको अपन देखेंगे एक एक करके। कितने हैं, 7 एग्जांपल्स, वी हैव 7 एग्जांपल्स, विल टेक वन बाय वन, एक एक करके हम एग्जांपल्स उठाएंगे जो भी हमने पढ़ा। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको यह डिस्कशन थोड़ा सा तकलीफ दिया है, कोई बात नहीं, पहली बात आप कमेंट में लिखिएगा कि सर एक बार और,
अब जैसे ही मुझे महसूस होगा कि बहुत लोगों को इस पॉइंट में क्लैरिटी नहीं आई, क्योंकि ये पॉइंट मैंने यहां सिर्फ पहली बार नहीं समझा है, ये मैथमेटिकल टूल में भी मैं टेन थीटा बोल के अलग से ये डिस्कशन किया था, क्योंकि मैं लिख के देता हूं। जब हम एक पार्टिकल को हवा में ऐसे फेंक देते हैं और उसका एक्सटी कर्व बनाएंगे ना, पोजीशन टाइम कर्व, तब ये तकलीफ देगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, तब देगा ये। ठीक है, उस टाइम पर जाकर ये बात क्लिक नहीं करेगी और तब ये नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि पहले एक बार डिस्कस हुआ, दूसरी बार हुआ, अब तीसरी बार जब क्वेश्चन में दिखेगा ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, अगर आप इसके लिए सतर्क हैं तो। ठीक है, चलिए अब एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, मैं नहीं जानता कि आप किस माइंडसेट को बेयर करना चाह रहे हैं, मैं बस इतना जानता हूं, व्हेन यू विल गेट इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड यू नीड अ वेरी हाई फोकस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। उस मेंटल एबिलिटी को बेयर करना है अगर आपको, जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, तो वो आप एग्जाम के 2-4 दिन पहले नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है आप हर एग्जाम में फियर है, डर है, वो फील कर रहे हैं, हर बार सवाल जब आपको मिलता है तो आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि लेट्स इसको पुश करते हैं, अभी हम कंटेंट पे फोकस करते हैं और एग्जाम से कुछ दिन पहले उस पर फोकस करेंगे, तो लेट मी टेल यू कि आप अपने आप को वीक बनाए रखने की प्रैक्टिस इतनी बार कर चुके होंगे कि एग्जाम के 2-4 दिन पहले चेंज नहीं होने वाला। व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, टेक इट टू द एंड।